सो हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डेली सब्जेक्ट वाइज स्टैटिक क्विज पढ़ेंगे, क्योंकि आज के टॉपिक में ये कौन 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 से विषय में पढ़ेंगे तो हिस्ट्री और कल्चर के रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़ेंगे। स्वदेशी मूवमेंट पे, क्विट इंडिया मूवमेंट पे और काफ़ी सारी चीज़। तो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम्म, आप यहाँ पे देखो क्विट इंडिया मूवमेंट की इमेज लगी हुई है यहाँ पे। क्विट इंडिया मूवमेंट बाय फेमस जबलपुर बॉर्न आर्टिस्ट व्यूहर राम मनोहर सिन्हा फ्रॉम शांति निकेतन। ये क्विट इंडिया मूवमेंट की कुछ इमेजेस है जहाँ पे देखो आप अंग्रेज गोली चला रहे हैं लोगों पे और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। ये हमारे इंडिया के यहाँ पे फ्लैग्स दिख रहे होंगे यहाँ पे। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे। आज का हमारा पहला सवाल है फ्रेंड्स, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेट। इस क्वेट ये क्वेट दिया गया था किसके द्वारा? तो कलकत्ता इज द सेंटर फ्रॉम विच the Congress party is manipulated throughout the whole of Bengal and indeed the whole of India। तो आखिर इस लाइन का मतलब क्या है? तो पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। और हमें क्या है कि ये जो क्वेट है, ये क्वेट किसने दिया था? विच वर्ड्स आर दिस गिवन है? राजा राम मोहन राय, लॉर्ड कैनिंग, लाला लाजपत राय और तो लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर तो वैसे आपको पता चल गया होगा, लॉर्ड कर्जन है, लेकिन इसका आंसर ऐसा क्यों है फ्रेंड्स, देखते हैं। तो देखो, कलकत्ता इज द सेंटर, कलकत्ता सेंटर था, इसका मतलब कि कलकत्ता उस टाइम पे बंगाल का कैपिटल था और पूरे इंडिया का पॉलिटिकल हब था। ब्रिटिश समझते थे कि ये कि यहाँ पे जो है ना सारी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज कंट्रोल होती है। मतलब कि इसके बारे में इंटरेस्टिंग नॉलेज है कि 19th सेंचुरी में कलकत्ता इंटेलेक्चुअल कैपिटल हुआ करता था। मतलब कि 19वीं शताब्दी में कलकत्ता इंटेलेक्चुअल कैपिटल था। यानी कि ब्रह्मो समाज, यंग बंगाल मूवमेंट यहीं से शुरू हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय जैसे रिफॉर्मर्स यहीं एक्टिव थे। लेकिन ये क्वेट उनका नहीं था। हालांकि राजा राम मोहन राय यहाँ के थे, कलकत्ता के तो थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे क्योंकि ये पॉलिटिकल हब था, लेकिन वो वहाँ से बिलोंग नहीं करते थे। और फ्रॉम विच द कांग्रेस पार्टी इज मैनिपुलेटेड, कांग्रेस पार्टी के बारे में जानते हैं तो कांग्रेस पार्टी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में 1885 में फाउंडेड हुई थी। और मैनिपुलेटेड यहाँ पे मतलब है कि कंट्रोल किया जाता है, यानी कि वायर्स पुल किए जाते थे। मतलब आप समझो कि मतलब कि कर्जन जो है ना, वाइसरॉय ऑफ इंडिया यानी कि लॉर्ड कर्जन 1905 के टाइम पे वो ये कहना चाह रहा है कि कलकत्ता से कांग्रेस के लीडर्स बंगाल और इंडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। डेप्थ में अगर समझो तो इसको कर्जन को डर था कि कांग्रेस एंटी ब्रिटिश मूवमेंट को बढ़ा रही है। मतलब कांग्रेस को हमेशा एक डर रहता था कि जो है ना कांग्रेस, सॉरी, ब्रिटिशर्स को हमेशा एक डर रहता था कि कांग्रेस एंटी ब्रिटिश मूवमेंट को बढ़ा रही है। ये वायर पुलर्स टर्म यूज किया जाता था पॉलिटिक्स में सीक्रेट कंट्रोलर्स के लिए। मतलब जो जैसे कि राजा राम मोहन राय, तो वो अपनी आवाज से ही लोगों को भड़का देते थे, लोगों के दिल में एक आग पैदा कर देते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाओ, अंग्रेजों को मारो पीटो भगाओ यहाँ से। तो वैसे सीक्रेट कंट्रोलर्स को हम लोग बोलते थे वायर पुलर्स, जो अंग्रेज उनको वायर पुलर्स बोला करते थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट, कांग्रेस के अर्ली लीडर्स जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी कलकत्ता की बेस्ट थे, जो एंटी पार्टीशन एजिटेशन में की रोल प्ले किया उन्होंने। ओके, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इसका, हाँ, इसका विच वर्ड्स आर दिस, तो ऑब्वियस बात इसका आंसर तो लॉर्ड कर्जन है और इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो इन जुलाई 19 जुलाई 1905 द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उस टाइम का जो वाइसरॉय थे, जो पूरी इंडिया में अंग्रेजों के अंग्रेजों की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव जो पूरे इंडिया को कंट्रोल करता था, जिसपे पूरे इंडिया की अथॉरिटी थी, तो उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। अनाउंस द डिवीजन ऑफ बंगाल इनटू टू प्रोविंसेस, ईस्ट बंगाल एंड असम, प्रीडोमिनेटली मुस्लिम एंड द वेस्टर्न प्रोविंस कॉल्ड बंगाल प्राइमरली हिंदूज। हो गया, तो इसका मतलब समझते हैं। तो ये बात है 19 जुलाई 1905 को अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन एक्चुअल पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 को इफेक्टिव हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि ईस्ट बंगाल प्लस असम, जो कि मुस्लिम मेजोरिटी थी उस वहाँ पे, उसका कैपिटल ढाका उसका रख दिया गया। यानी कि आप समझो वो बांग्लादेश बन चुका, वो बांग्लादेश वहां से बन चुका था उस टाइम पे। मतलब अंग्रेजों ने उसका पार्टीशन करा दिया वेस्ट बंगाल का। उस टाइम पे बांग्लादेश भी इंडिया ही का पार्ट हुआ करता था वेस्ट बंगाल में। लेकिन अब बांग्लादेश को अलग कर दिया गया है, जिसका कैपिटल अभी के टाइम पे ढाका है। और उस टाइम पे भी ढाका ही थी।
और वेस्ट बंगाल बना। मतलब कि आप समझो कि जो उस टाइम पे जो वेस्ट बंगाल थी उसका दो पार्ट हुआ। पहला पार्ट जिसमें कि ईस्ट बंगाल और असम दोनों मिक्स था उसी में पहला पार्ट में, और दूसरा पार्ट में वेस्ट बंगाल था। तो पहले पार्ट में मुस्लिम की मेजोरिटी ज़्यादा थी जिसका कैपिटल ढाका है, जो कि आज के टाइम पे बांग्लादेश में है। और दूसरी आप बात करो तो वेस्ट बंगाल जो कि हिंदू मेजोरिटी थी जिसकी कैपिटल कलकत्ता है। अगर आप उसको थोड़ा और गहराई में समझो तो बंगाल उस टाइम पे ह्यूज प्रोविंस था। मतलब बिहार, उड़ीसा, असम सब कुछ उसी में इंक्लूडेड था। लगभग 80 मिलियन पॉपुलेशन उस टाइम पे वहाँ पे रहती थी। अ, और सभी को एडमिनिस्टर करना, सभी को मतलब मैनेज करना एक बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबल टास्क था। और कर्जन कर्जन ने टूट किया था बंगाल का, और रिपोर्ट में कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्विडेंस, लेकिन असली मोटिव, और रिपोर्ट में कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्विडेंस है यहाँ पे, लेकिन असली मोटिव रिलीजियस डिवाइड करना था उनका। ओके, तो इसको एग्जाम टिप के लिए आपको याद रखना होगा कि फ्रेंड्स, डेट्स याद रखो। 1905 पार्टीशन, 1911 रिवर्सल। 1905 में ये पार्टीशन किया गया था, ठीक। तो यानी कि आज़ादी से, देश के आज़ाद होने से फ्रेंड्स लगभग 1947 में देश आज़ाद हुआ। देश के आज़ाद होने से लगभग 42 साल पहले। While apologists of Curzon's regime claimed that the partition of Bengal aimed at administrative convenience, nationalist leaders called it a deliberate divide and rule policy। तो आखिर इसका क्या मतलब है? तो अपोलोजिस्ट्स मतलब कि सपोर्टर्स, वाइल अपोलोजिस्ट्स ऑफ यानी कि जो सपोर्टर्स थे कर्जन के रिजाइम का, कर्जन के जो रिजाइम मतलब कि गवर्नमेंट स्पेशली एंड ऑथोराइज वन। तो जो कर्जन के अंडर में जो रिप्रेजेंटेटिव उसके आते थे, जो उसके लोग थे, कर्जन के सपोर्टर्स थे, उनका ऐसा कहना था कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल एम्ड एट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। मतलब कि क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा था तो उसको बांटना जरूरी था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए उसको बांटा गया। मतलब कि वहाँ पे बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, लोगों को मैनेज करने के लिए उसको बांटा गया था कि अलग अलग प्रोविंस बन सके। तो उसको मैनेज करना, वहाँ के ट्रेड को संभालना थोड़ा इजी हो जाएगा। उनका उनका एक्चुअली बंगाल को बांटने का मेन रीजन ये था उनके अकॉर्डिंग। लेकिन एक्चुअल रीजन था कि वहाँ पे धर्म को बांटा गया था ताकि हिंदू मुस्लिम अलग रह सके और हमेशा के लिए लड़ाई उड़ाई करेगा वहाँ पे। क्योंकि उनको इंडिया के लोगों की माइंडसेट अच्छे से पता थी कि यहाँ पे सबसे बड़ा कमजोर, इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी थी फ्रेंड्स धर्म। धर्म के नाम पे बहुत ज्यादा यहाँ पे मारकाट हुआ, कितने सारे लोगों ने अपना खून बहाया। तो नेशनलिस्ट लीडर्स कॉल इट अ डेलिबरेट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और ये तो थी मतलब कि, और जो हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे जैसे राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी और काफी सारे भगत सिंह, तो उनका ये कहना था कि ये एक जानबूझ करके किया गया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, जो कि जानबूझ करके किया गया है उनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। The political motive behind the bifurcation was to bifurcation, it means the division of something into two branches or parts, was to encourage Hindu-Muslim tensions and divide nationalist leaders of East and West Bengal. Okay, thereby weakening the growing opposition against the British rule in the province. It was evident in the words of Curzon। ओके, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, उसका जो वाइसराय जो था, क्या नाम था उसका, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, उसका मेन मोटिव ये था फ्रेंड्स कि हिंदू मुस्लिम के बीच में एक टेंशन बढ़ाने का, ताकि अगर बांट दिया जाएगा तो हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव आएगा, वो दोनों लड़के झगड़ेंगे। और ऐसा करने से क्या है कि हिंदू मुस्लिम एकजुट नहीं हो पाएंगे। हिंदू मुस्लिम एकजुट होते हैं तो फ्रेंड्स वो क्या करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अंग्रेजों को अपोज करते हैं, अंग्रेजों के पावर को, अंग्रेजों के जो अथॉरिटीज है उसको कम कर देते हैं हिंदू मुस्लिम। लेकिन बांट देने से क्या होता है, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा खुद से करते हैं, और जो भी नेशनलिस्ट लीडर थे हिंदू और मुस्लिम के, वो दोनों डिवाइड हो जाते हैं। ऐसा करने से पूरा इंडिया कमजोर पड़ जाता है। तो यही सब देखते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर वॉज द आइडिया ऑफ boycotting British goods first proposed during India's struggle for independence? तो कहाँ पे सबसे पहला इंडिया के, सॉरी, ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट बॉयकॉट करना, मतलब कि उसको खारिज करना। आप समझो ऐसे खारिज करना कि भाई अब हम ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स को यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो चलिए अब इसका भी मतलब समझते हैं।